dear viewers, today I am going to cover the second part of nationalism in Europe. मैंने पहले वीडियो में सेकेंड यूनिट तक बात की थी, सेकेंड यूनिट तक डिस्कस किया था मैंने. अब मैं थर्ड यूनिट से डिस्कस करने जा रहा हूं. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट. और थर्ड यूनिट में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848. क्या हुआ, हमने पिछले वीडियो में बात की थी सेकेंड यूनिट में कि जो कंजर्वेटिव रिजीम थी दे कंसोलिडेटेड देयर पावर्स. कैसे उन्होंने वियना कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? कंजर्वेटिव रिजीम्स को सेटअप कर दिया था. सो व्हेन कंजर्वेटिव रिजीम्स कंसोलिडेट देयर पावर, जो रेवोल्यूशनरीज दे आल्सो सॉलिडिफाइड देयर यूनियन. और जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इन्होंने इसमें इनका साथ दिया. इटली में, पोलैंड में, जर्मनी में और डिफरेंट यूरोपियन जो एरियाज थे उनमें लिबरल नेशनलिस्ट जो है दे स्टार्टेड वर्किंग और रेवोल्यूशनरीज ने मिलकर के इन्होंने काम शुरू कर दिया. लिबरल नेशनलिस्ट जो थे ये बेसिकली मिडिल क्लास पीपल इसमें का बहुत ज्यादा जोर था इसमें. सबसे जो महत्वपूर्ण घटना हुई ये दिस इज कॉल्ड जुलाई रेवोल्यूशन कहलाती है. ये जुलाई रेवोल्यूशन हुई. इसमें हम रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट जुलाई रेवोल्यूशन. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जुलाई रेवोल्यूशन. जुलाई रेवोल्यूशन ये कहां पर हुई? ये फ्रांस में हुई. ये अपहीबल हुआ फ्रांस में. और ये किस ईयर में हुआ? ये जुलाई 1830 में हुआ. दिस वाज इन 1830 इन फ्रांस. क्या हुआ इस घटना में कि द किंग्स ऑफ द बूरबोन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन set up, the regime of the Bourbon dynasty king which was set up in different parts of Europe and especially in France, उन सबको फ्रांस वाले राजा को ओवरथ्रो करके क्या किया? नया राजा लेकर के आए. पब्लिक ने फिर यहाँ विद्रोह कर दिया और इस समय राजा किसको बनाया? लुई फिलिप को राजा बनाया. लुई फिलिप. और एक तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की यहां पर के लेके आ गए. यानी कि मोनार्क जो है वो किससे गवर्न होगा? कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होगा. इसके बाद इस बात पर, क्योंकि जब जब फ्रांस में कुछ होता था, घटना घटती थी, पूरा यूरोप से प्रभावित होता था. तो जो ड्यूक मेटरनिक का नाम थर्ड टाइम आ रहा है. ड्यूक मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब फ्रांस छीनता है, मेटरनिक का स्टेटमेंट आया ड्यूक मेटरनिक का कि जब जब फ्रांस छीनता है पूरा जो यूरोप है वो कोल्ड पकड़ लेता है. When France sneezes, the rest of Europe catches cold. इतना ज्यादा फ्रांस का होता है. क्यों उसने ये बात कही? क्योंकि फ्रांस के जो जुलाई ये रेवोल्यूशन हुई थी, इसके बाद ब्रुसेल्स में एक रेवोल्यूशन हुई ब्रुसेल्स में. और ब्रुसेल्स में क्या हुआ? जो बेल्जियम था which was the part of नीदरलैंड किंगडम, नीदरलैंड का पार्ट था, वो उससे ब्रेक अवे होकर के अलग हो गया. तो ये दूसरा क्या हुआ? जो घटना घटी यहाँ पर क्या घटी जुलाई रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर के ब्रुसेल्स में घटना घटी और जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड से अलग हो गया. बेल्जियम अलग कंट्री बन गया. वो बेल्जियम जिसके बारे में आप लोग अपने लेसन पावर शेयरिंग में फर्स्ट लेसन में पढ़ते हो बेल्जियम के बारे में. इसके बाद जो दूसरी अगली इंपॉर्टेंट घटना है वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है. इस पर क्वेश्चंस बनते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर. ग्रीक जिसका आपने नाम सुना होगा, ग्रीक बड़ा ही अपने आप में फेमस कंट्री रहा है, जहां का अलेक्जेंडर हुआ करता था. बहुत सारे यहाँ पर इनकी कहानी चलती है यहाँ के राजाओं की यहाँ की. सो ग्रीक विच वॉज ऑक्यूपाइड, तुर्क फोर्सेस ने इनको 15th सेंचुरी में यहाँ पर ग्रीक से कब्जा कर लिया था. तो जब नेशनल सेंटिमेंट उभर के यूरोप में आ रहे थे तो 1821 में यहाँ पर भी क्रांति हुई एंड दे वांटेड टू गेट देयर रिजीम बैक. अपने वो वापस चाहते थे ग्रीक्स. और ग्रीस में इसको सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट किया वो जो एग्जाइल में थे यहाँ के जो प्रीस्ट एग्जाइल में भेज दिया गया था. और वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स ने ग्रीक को सपोर्ट किया आजाद होने में. जो पोएट्स थे, द पोएट्स lauded ग्रीक एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. और पोएट्स में लॉर्ड बायरन नामक एक पोएट ने फंड्स इकट्ठे किए. ही कलेक्टेड फंड्स फॉर द ग्रीक वॉर. और लड़ने के लिए, वॉर में लड़ने के लिए ये ग्रीस पहुंचा.
ग्रीस गया ये, और वहां पर लेकिन इसको फीवर हो गया और फीवर से इसकी डेथ हो गई 1824 में। नाम क्या बताया मैंने? नाम बताया लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन इज द नेम, और 1824 में इस बेचारे की फीवर से डेथ हो गई। ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। लेकिन अल्टीमेटली 1832 में 11 साल बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ग्रीस जो है it became an independent country. It was recognized as an independent country. तो ये एज ऑफ रिवॉल्यूशंस थी। हमने देखा कैसे तीन बड़ी बड़ी यहाँ रिवॉल्यूशंस हुई। इसके बाद हम आ जाते हैं, जो हमारी अगली यूनिट है वो है रोमांटिक इमेजिनेशन। दैट इज रोमांटिक इमेजिनेशन। नाउ व्हाट वाज रोमांटिक इमेजिनेशन? इसमें ये बताया गया है कि जो वॉर थी वो सिर्फ ये जो रेवोल्यूशंस हुई, ये रेवोल्यूशन सिर्फ वॉर से नहीं हुई। इसमें पोएट्री ने, लिटरेचर में, आर्ट में, फोकलेयर ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया। रोमांटिसिज्म क्या था? ये कल्चरल मूवमेंट था। दिस वाज ए कल्चरल मूवमेंट। और जो रोमांटिसिस्ट थे, जो रोमांटिक इस मूवमेंट को चलाने वाले लोग थे, दे पीपल डिड नॉट ग्लोरीफाई साइंस एंड लॉजिक को ग्लोरीफाई नहीं करते थे। इसके बजाय किसको करते थे? ये मिस्टिसिज्म को मानते थे। मिस्टिसिज्म, इंट्यूशन और कल्चर को ये मानकर चलते थे। इन चीजों के बेस पर ये मानकर चलते थे कि रोमांटिक फीलिंग डेवलप होती है। ये जो रोमांटिक मूवमेंट वाले जो लोग थे, इन्होंने फोकलोर और फोक लैंग्वेज के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से लोगों के सेंटिमेंट्स जगाए और लोगों को लड़ने के लिए, रिवॉल्यूशन करने के लिए प्रेरित किया। तो ये कल्चरल मूवमेंट था। दिस वाज ए कल्चरल मूवमेंट, जिसका नाम था रोमांटिसिज्म। इस रोमांटिसिज्म का एक बहुत बड़ा प्रोफाउंडर था जिसका नाम है जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। याद रखिएगा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जोहन गॉटफ्राइड हर्डर, इसने ये कहा कि अगर आपको वास्तव में कल्चर देखनी है तो वो कॉमन पीपल के बीच में मिलेगी। इसको इसने कहा डास वॉक। और इसने कहा अगर आपको ट्रू स्पिरिट देखनी है तो ट्रू स्पिरिट के लिए जो जर्मन वर्ड है वो क्या है? वो है वॉकजीस्ट। जो ट्रू स्पिरिट है वो आपको कहां मिलेगी? वो मिलेगी कॉमन पीपल में, जो उनकी फोक लोर है, फोक लैंग्वेजेस हैं, उसमें मिलेगी। सो लैंग्वेजेस आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो लड़ाई थी वो सिर्फ एजुकेटेड तक सीमित नहीं थी। दिस वाज नॉट कन्फाइंड टू द एजुकेटेड पीपल। How could they reach the illiterate people? They could reach the illiterate people through poetry, through their languages. So vernacular languages were also given emphasis, given much emphasis. इसमें आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ यहाँ पर जो इसमें आया है कि कैसे लैंग्वेज और फोक कल्चर के माध्यम से भी लड़ाइयां लड़ी गई। एक यहाँ नाम आता है करोल कर्पिंस्की। करोल कर्पिंस्की का नाम यहाँ पर आता है। करोल कर्पिंस्की, इसने क्या किया? इसने वहां की जो जब पोलैंड पर 19th सेंचुरी के लास्ट में कब्जा कर लिया था ऑस्ट्रिया ने, और ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया ने, तो इन्होंने क्या किया? इसने करोल कर्पिंस्की ने, इसने जो डांस फॉर्म्स थी, ये दो डांस फॉर्म थी, इनको याद रखिएगा आप, पोलोनाइज एंड मजूरका। पोलोनाइज और मजूरका को, डांस फॉर्म को ओपेराज से अपने प्लेस के माध्यम से, ओपेराज और प्लेस के माध्यम से जिंदा रखा। इनको he kept alive Polish culture with these Polonized and Mazurka dance forms with the help of the operas and played, and he played his role. उसने पॉलिश कल्चर को बचा के रखा। इसमें लैंग्वेज ने कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट किया? जब रशिया का कब्जा हो गया था पोलैंड का, हमने देखा था कैसे वियना कांग्रेस के बाद पार्ट ऑफ पोलैंड रशिया को दे दिया गया था। तो वहां पर पोलैंड ने, उन्होंने क्या किया? रशिया ने रशियन लैंग्वेज को पोलैंड पर थोप दिया। दे इंपोज रशियन लैंग्वेज। तो यहां पर बट द पीपल ऑफ पोलैंड डिड नॉट एक्सेप्ट रशियन लैंग्वेज। और यहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो क्लर्जी थे, उन्होंने इसको अपनी लैंग्वेज को अपना सर्मन्स में, अपनी चर्च में यूज करते रहे। एंड
they just became speaking their own language become a resistant movement बन गया और उनको कुचलने की कोशिश करी गई। जो क्लर्जी थे जो इनको साइबेरिया भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस तरह से पॉलिश लैंग्वेज को उन्होंने जिंदा रखा। दे केप्ट द पॉलिश लैंग्वेज अलाइव by using that in their in sermons, in गैदरिंग्स और हर जगह उन्होंने रखा और ये अपनी ही भाषा को बोलना क्या बन गया, ये अपने आप में एक रेसिस्टेंट मूवमेंट बन गया। तो इस तरह से जिंदा रखा गया। अब हम जो बात करने वाले हैं इसके बाद जो हमारे 3.2 यूनिट है उसमें हम बात करने वाले हैं हंगर, हार्डशिप ऑफ रिवोल्ट की। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। 19th सेंचुरी के बाद, आफ्टर 19th सेंचुरी, जो यूरोप था उसकी जो पॉपुलेशन थी फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1800 टू 1850 के बीच यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेजी से बढ़ी, पॉपुलेशन राइज हुआ। जब पॉपुलेशन राइज होता है तो क्या होता है, हंगर की प्रॉब्लम आती है, भूख की प्रॉब्लम बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ये सारी चीजें यहां पर हुई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों में परेशानी, बेचैनी बढ़ती है, सीकर्स ज्यादा थे जॉब के और जॉब्स कम थे। इसके अलावा जो यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज में जो टेक्सटाइल था, जो कपड़ा बनता था, वो अभी पार्टली मैकेनाइज सेक्टर्स में बनता था, हैंडलूम चला करते थे या पार्टली मैकेनाइज थे। इनको स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा था। किसे झेलना पड़ रहा था, इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी और उनके साथ ये लोग कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा अगर एक भी फसल खराब हो जाती थी, कोई फसल खराब हो जाती, कीड़ा लग गया या कोई आपदा आ गई, तो वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म हो जाता था, बहुत गरीबी फैल जाती थी। मैंने वर्ड यूज किया पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म का मतलब भी गरीबी होता है, तो पॉपुलिज्म फैल जाता था और बहुत हार्डशिप का लोगों को सामना करना पड़ रहा था, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। ऐसे में 1848 में जब हंगर के हालात थे, जब अनएम्प्लॉयमेंट के हालात थे, फ्रांस में एक और क्रांति हुई और अब की क्या हुआ, वो जो लुई फिलिप था, हमने पीछे नाम लिया था लुई फिलिप का, लुई फिलिप को जिसको इस उम्मीद में बनाया गया था बूर्बन डायनेस्टी किंग्स के अच्छा काम करेगा, उससे अच्छा काम नहीं किया, इसको उखाड़कर फेंक दिया गया, उसको हटा दिया गया, बैरिकेड्स इरेक्ट कर दिए गए, लुई फिलिप भाग गया। लेकिन जो सिटीजन्स थे उन्होंने एक नेशनल असेंबली बना करके वर्कशॉप्स लगाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, इस तरीके से इस तरह से चैनलाइज किया गया, काम किया गया। ठीक है, सो ये जो इस तरह से हार्डशिप और इस तरह से रिवोल्ट स्टार्ट हो गए। अब जो यहां पर एग्जांपल देने वाला हूं साइलेशिया। इससे पहले एक साइलेशिया की घटना हो चुकी थी 1845 में। क्या था, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके, साइलेशिया की मैं बता रहा हूं मैं आपको, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे साइलेशिया रीजन में, इन्होंने यहां पर वीवर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए, वीवर्स को, और जब उन्होंने when they completed the work, when they completed task, जब उनको उन्होंने कपड़े बना करके दे दिए, तो उन्होंने क्या करा, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने रेट जो है वो बहुत ज्यादा डाउन कर दिए, बहुत नीचे कर दिए। इन्होंने जब उनसे डिमांड किया तो ऑल्टरनेटली स्क्रॉन इनको सेट दी गई, इनको जो है इनको डाटा गया इनको। तो क्या हुआ, 2 जून की दोपहर में ये वीवर्स निकल पड़े इन कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन की तरफ, वन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन की तरफ, और ये जब उसको नहीं माना तो ये उसके घर में घुस गए। एक ग्रुप घर में घुस गया, गेट से घुस गया और उसके जो पोर्सलन के पॉट्स थे वो तोड़ दिए। दूसरा ग्रुप जो था, दूसरे ग्रुप ने जो कपड़े बनाकर दिए थे, जो ऑर्डर पूरा किया था, उसको तोड़ ताड़ करके धागों में बांट दिया और वो वहां से भाग गया बच करके। कॉन्ट्रैक्टर दूसरे गांव में गया इन ऑर्डर टू गेट रिफ्यूज, गेट हेल्प, बट दोस पीपल्स ऑफ दैट विलेज दे डिनाइड हेल्पिंग हिम। उन ऐसे व्यक्ति को हेल्प करने से मना कर दिया गया। तो इसने फिर आर्मी लेकर के आया, फिर आर्मी ने कंडीशन सामान्य करी और इस आर्मी की गोलाबारी में 11 वीवर्स मारे गए। तो हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट, इस तरह के रिवोल्ट की घटना वहां पर घट रही थी। अब हम बात करते हैं, अब हम अगली यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और ये जो यूनिट है हमारी क्या कह रही है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट कवर किया अभी। सो वी टॉक्ड अबाउट हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। अब हम बात करेंगे 1848, ये हमारी यूनिट 3 है।
3.3 यूनिट है, ये है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, सॉरी दिस इज नॉट एज ऑफ रेवोल्यूशन, दिस इज द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ये जो हमारी यूनिट है ये है हमारी द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स में हम बात करेंगे कि 1848 की हमने घटना देखी, कैसे फ्रांस में अपराइजिंग हुई, कैसे एब्डिकेशन हो गया, राजा को हटा दिया गया, भगा दिया गया, वो भाग गया, वहां से चला गया। और अब जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनकी डिमांड क्या थी? दे डिमांडेड, हर जगह के जितने भी जगह पर थे, दे वांटेड नेशन स्टेट, और उसका बेस क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, और राजा किसके साथ काम करे? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलकर के काम करे। दिस वाज द फीलिंग। ऐसी घटना, जो बड़ी घटना है, इसको मैं जिक्र करने जा रहा हूं यहाँ पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ये हुई 1848 में, ये घटना हुई। इसमें क्या हुआ कि एक्टिव सिटीजन्स फ्रैंकफर्ट में, जर्मन जो सिटीजन्स थे, ये 835 सिटीजन्स इन्होंने वोटिंग करी। 835 सिटीजन्स आप चुना वोटिंग के बाद, और इसमें मेल सफरेज था, 21 ईयर से ऊपर सारे लोगों को इसमें वोट देने का अधिकार मिला। और ये 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये क्या चल पड़े? ये फ्रैंकफर्ट की सड़कों से मार्च करते हुए, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट की गई थी, कहां कन्वेंट की गई थी? सेंट पॉल चर्च में। ये उसकी तरफ फेस्टिव प्रोसेशन में ये उसकी तरफ मार्च करते हुए चल दिए। पर्पस क्या था? आज वहां पर किंग विल्हेम फोर्थ को क्राउन दिया जाना था सेंट पॉल चर्च में। और किंग विल्हेम फोर्थ, नाम याद रखिएगा, किंग विल्हेम फोर्थ जो प्रूशिया का राजा था, he was to be crowned as the emperor of the Germany। प्रूशिया के अब जो जर्मन स्टेट्स मिलकर के क्या बन रहे थे? जर्मनी बन रहे थे, और उसका इसको एम्परर बनाया जा रहा था। किसको? किंग विलियम फोर्थ ने। बट जब ब्रिटिश ने उसको क्राउन दिया, व्हेन ही वाज गिवन क्राउन लेने से मना कर दिया, और वो जो दूसरे राजा आए हुए थे, उनकी सेना बाहर खड़ी थी, उनके साथ जाकर के बैठ गया। इस तरीके से जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, जो ये कोशिश थी जर्मनी बनाने की, प्रूशिया को अदर स्टेट के साथ मिलाकर के, जर्मनी स्टेट के साथ मिलाकर के, वो नाकामयाब रही। अब क्योंकि इस जो 831 है, सॉरी, ये 831 जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और ये बात है 18 मई की बात है, ये 18 मई को हुआ 1848 में। और ये जो 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स थे, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लासेस वाले लोग ज्यादा थे, और तो इसमें जो थर्ड एस्टेट थी, जो वर्कर्स थे, आर्टिजन्स थे, उनको ज्यादा नहीं लिया गया था, तो वैसे भी सोशल बेसिस कमजोर थे, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को मिलाकर के भंग हो गई। अब हम इसमें बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की स्थिति, जो विमेन की स्थिति थी, विमेन जिन्होंने इस काम के लिए फंडिंग करी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के चली, मूवमेंट्स किए, एंड दे वर एडिटर्स, वो न्यूज़पेपर भी छाप रहे हैं, सब कुछ काम कर रही थी, बट दे वर नॉट गिवन द पार्टिसिपेशन एंड सफरेज, उनको नहीं दिया गया, राइट टू वोट नहीं दिया गया इस पूरे इलेक्शन में, ना ही उनमें से कोई चुना गया, और ना ही इनको राइट टू वोट दिया गया। और इनकी कंडीशन क्या थी? ये गैलरी में ऑब्जर्वेंट्स की तरह खड़ी हुई थी, सेंट पॉल चर्च की गैलरी में ऑब्जर्वेंट्स की तरह खड़ी हुई थी, विजिटर्स गैलरी में खड़ी हुई थी, एंड दे वर नॉट गिवन एनी अपॉर्चुनिटी। तो महिलाओं के जो राइट था वो यहां तक सीमित रहा कि वो विजिटर्स गैलरी में जाकर के सब ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी, उससे ज्यादा को कुछ नहीं मिला। अब हमारी जो अगली आती, इसके बाद क्या बात आती है कि जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, इस घटनाओं के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, वो समझ चुकी थी, दे हैड अंडरस्टूड कि बिना कंसेशन दिए काम नहीं चलेगा। वेस्टर्न यूरोप में जो पीजेंट्स थी, उनकी कंडीशन पहले ही ठीक थी, उनको वहां पर काफी कंसेशन मिल चुके थे, 1815 ऑनवर्ड्स ही मिल चुके थे। लेकिन जो हाउसवर एम्पायर था, हाउसवर एम्पायर और जो रशियन एम्पायर था, ये ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात हम कर रहे हैं, यहां पर धीरे धीरे जो सर्वडम था उसे खत्म किया गया, बंधु मंजूरी खत्म की गई, यहां पर जो मैनोरियल ड्यूज थे वो खत्म किए गए। और 1867 में, 1867 में जो हंगेरियंस थे, हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दे दी गई। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर था ना, हाउसवर एम्पायर का पार्ट था, इसको यहां पर क्या दी गई? 1867 में ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, अब हम बहुत अगला जो पार्ट करने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्या है? वो हम बात करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
ठीक है, इसकी जो हेडिंग बनती है आपकी, जो इसकी हेडिंग है जर्मनी के यूनिफिकेशन की, वो क्या बनती है? कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, राइट? कैन आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। यस, ये बात क्यों कही गई? अब इसके हम बैकग्राउंड में जाते हैं, क्यों कही गई ये बात? व्हाई वाज दिस सेड? बिकॉज हमको पता है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन हुई थी 1848 में, हमने बात किया है, बट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड, क्योंकि उसमें जो किंग विलियम फोर्थ उसने क्राउन लेने से मना कर दिया था। उसके सपोर्ट में बाकी मोनार्क्स आ गए थे, ऑटोक्रेटिक रिजीम के जो मोनार्क्स थे वो आ गए थे, और उसके साथ जंकर्स ने, जो प्रूशिया के लैंड ओनर्स थे, जंकर्स जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने भी साथ दिया था उसमें। तो अब जो मेंटल था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किस पर आ गई थी? वो प्रूशिया पर पूरी तरीके से आ गई थी, और प्रूशिया में जिम्मेदारी को जो निभाने का काम था वो किया ओटो वन बिस्मार्क ने। ओटो वन बिस्मार्क, जिसको हम आयरन मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं, ओटो बिस्मार्क ने काम किया। ये समझ चुका था कि जब तक आर्मी मजबूत नहीं होगी, until unless the army is strong, we are not able to challenge the monarch and the forces। अब इसने क्या किया? इसने आर्मी को मजबूत किया, और इसने क्या किया? 7 इयर्स में 1864 से लेकर के 1817 के बीच में इसने इन कंट्रीज को हराया। आप सोचो, मैंने एडीएफ लिखा है, पीडीएफ नहीं है, एडीएफ है ये, तो पीडीएफ से याद रख सकते हैं आप। एडीएफ ऑस्ट्रिया को हराया, पहले ऑस्ट्रिया को हराकर एक तरफ कर दिया, फिर डेनमार्क को हराया, फिर फ्रांस को हराया। इन 7 इयर्स, 7 सालों की लड़ाई में इन 3 कंट्रीज को हराने के बाद उसे रास्ता साफ कर दिया जर्मनी के यूनिफिकेशन का। और फिर 18 जनवरी 1871 को किंग विलियम फर्स्ट, राजा चेंज हो गया, अब तक राजा चेंज हो चुका था। प्रूशिया का राजा था किंग विलियम फर्स्ट, पहले किंग विलियम फोर्थ था। किंग विलियम फर्स्ट को क्राउन दिया गया, कहां दिया गया? वर्साइल्स में, जगह का नाम है वर्साइल्स के अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स में। हॉल ऑफ मिरर जगह का नाम, पैलेस का नाम है, और जिसको किसने किसने अटेंड किया? जिसमें ओटो वन बिस्मार्क खुद था, प्रूशिया के इसमें और मिनिस्टर्स थे, और इन लोगों ने अटेंड किया। और फाइनली जो है क्या हुआ, यहां पर जर्मनी का यूनिफिकेशन का काम पूरा हो गया 1871 में। जर्मनी यूनिफिकेशन के होने के बाद जो प्रूशिया था उसको मॉडल बना करके, बिकॉज प्रूशिया वाज द लीडिंग जर्मन स्टेट, या यूं कह लीजिए कि प्रूशिया ही बाकी जर्मन कन्फेडरेशन को मिलाकर के, जर्मन स्टेट्स को मिलाकर, छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स को मिलाकर के जर्मनी बना। तो प्रूशिया को मॉडल बना करके क्या मजबूत किया गया? बैंकिंग सिस्टम मजबूत किया गया, बैंकिंग कम्युनिकेशन मजबूत किया गया, लीगल सिस्टम मजबूत किया गया, और इस तरह से एक मजबूत जर्मनी की नींव पड़नी शुरू हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ लिया, और एशिया यूनिफिकेशन और कर लेते हैं इसमें, तो हमारा काफी जो है काफी हद तक खत्म हो जाएगा। अब इटली का यूनिफिकेशन में हम जाएं तो हमने देखा जैसे जर्मनी था, जर्मनी वाज आल्सो फ्रेगमेंटेड, इन द सेम वे इटली वाज आल्सो अ फ्रेगमेंटेड कंट्री। कैसे फ्रेगमेंटेड था इसको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 मार्क्स में आ सकता है। दिस में भी 3 मार्क्स क्वेश्चन, एमसीक्यू में बन सकता है। क्या बन सकता है देखिए, किस सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। आई एम गोइंग टू गिव यू इंफॉर्मेशन। क्या था, कैसे प्रॉपर्ली फ्रेगमेंटेशन था इसमें? इटली का 1850s वाले पार्ट के हम बात कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक स्टेट था, सार्डिनिया पीडमोंट, सार्डिनिया पीडमोंट, दैट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंस। एक इटालियन प्रिंस सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट में रूल करता था। जो आपकी नॉर्दर्न इटली थी, नॉर्दर्न इटली का रूलर कौन था? इसका रूलर थे आपके ऑस्ट्रिया के पास था, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर के पास था ये। जो सेंट्रल इटली था उस पर रूल करता था पोप, पोप रूल करता था सेंट्रल इटली पर। और जो सदर्न इटली था, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सदर्न इटली, इस पर रूल करते थे बूर्बो किंग ऑफ स्पेन। बूर्बो किंग्स ऑफ स्पेन रूल करते थे किस पर? सदर्न इटली पर। तो इट वाज पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड। और जो इटालियन लैंग्वेज थी दैट हैड नॉट एक्वायर्ड अ कॉमन फॉर्म, इसने भी कॉमन फॉर्म पे एक्वायर नहीं किया था, एंड डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ वेरिएशन के साथ ये लैंग्वेज बोली जाती थी। अब हम इटली यूनिफिकेशन पा रहे हैं, समझ लीजिएगा
इटली के यूनिफिकेशन में आपको 4 नाम याद करने पड़ेंगे। क्या 4 नाम है वो? अब यू नो अबाउट दोस 4 नेम्स एंड यू नो अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज कंप्लीट। सबसे पहले जो मैं नाम लिखने वाला हूं गिसप मैजनी का, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम बात कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी था। इसने 24 साल की उम्र में 1831 में लिगुरिया में क्रांति करी, 1848 में क्रांति करी। इसने यंग इटली नामक एक संस्था बनाई और अपने सेंटिमेंट्स को फैलाया, पूरे यूरोप में फैलाया, इटली के लिए भी काम किया, इटली के लिए भी फैलाया इसने। और इसको सपोर्ट किससे मिला? जो सार्डिनिया पिडमेंट का जो राजा था उसका नाम था विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II ने इसका साथ दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि जब तक विक्टर इमैनुअल ने इसका सपोर्ट नहीं होगा, अप्रूवल नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। और जो सार्डिनिया पिडमोंट के जो एलिट्स थे वो समझ चुके थे कि यूनिफाइड इटली जो है दैट वुड मेक वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल इटली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मजबूत हो जाएगा। इसको सपोर्ट किसने किया? तीसरा नाम आ रहा है, वो आ रहा है काउंट डी काबूर, छोटे में काबूर नाम कहते हैं। काबूर कौन था? ये था यहाँ का चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर को शॉर्ट में लिख देते हैं, सीएम लिख लेते हैं। काबूर था यहाँ पर चीफ मिनिस्टर। काबूर ना तो डिप्लोमेट था, ना ही कोई रेवोल्यूशनरी था, लेकिन हाँ ये बात जरूर थी, और ये डिप्लोमेटिक पर्पस के लिए भी इटालियन से अच्छी ये लैंग्वेज बोलता था। कौन सी? फ्रेंच बोलता था। इसने इस वाले काम में सपोर्ट किया। इसने इंजीनियरिंग के लिए अलायंस, इसने पहले ऑस्ट्रिया को हराया, ऑस्ट्रिया के बाद इसकी सार्डिनिया पिडमोंट की उसने फ्रांस को हराया। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराने के बाद इन्होंने भी 1859-60 में ये काम पूरा कर लिया था। और उधर अब चौथा नाम जो आ रहा है ना, द फोर्थ नेम व्हिच इज कमिंग, जिसका नाम भी ये भी गिसप से स्टार्ट होता है और इसका नाम है गिसप गैरीबाल्डी। 2 गिसप हैं, एक गिसप मैजनी है और एक गिसप गैरीबाल्डी है। जो ये गिसप गैरीबाल्डी है, इसने एक अपनी आर्मी बना रखी थी। इसकी आर्मी जो है किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज में, सदर्न स्पेन में घुस गई, सदर्न इटली में घुस गए ये लोग, और वहां पर दे वर गिवन सपोर्ट बाय द, जो वहां पीजेंट का सपोर्ट मिला और पीजेंट ने सपोर्ट किया एंड दे पीपल ओवरथ्रू द बुर्बो किंग ऑफ स्पेन फ्रॉम किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, उसको आजाद करा लिया। और जो इलिटरेसी का रेट क्योंकि बहुत हाई था, जो पीजेंट से जो सपोर्ट कर रहे थे, तो जब लैटेलिया का नारे लगते थे, दे डिड नॉट नो कि इसका मतलब यूनिफाइड इटली है। वो ये समझते थे कि शायद ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ उसको बचाना है। बट एनीवे वो जुड़े अपने देश के साथ और अल्टीमेटली सार्डिनिया पिडमोंट कंबाइनिंग ऑल दीज इटालियन स्टेट्स क्या बन गया? ये बन गया इटली। और इस तरीके से जर्मनी और इटली दोनों का यूनिफिकेशन हो गया। सो आज हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेन केस ऑफ ब्रिटेन और 2-3 टॉपिक और रह गए हैं। इंपीरियलिज्म रह गया है, बाल्कन वाला टॉपिक रह गया है और एलिगरी वाला टॉपिक रह गया है, उसको हम कवर करेंगे अगली यूनिट में। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट दिस कंटेंट विल हेल्प यू वेरी मच इन योर बोर्ड प्रिपरेशन एंड योर प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट एंड हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। सो कीप शेयरिंग दिस वीडियो। हमेशा कहता हूं हर उस तक पहुंचना चाहिए जिसको कंटेंट की आवश्यकता है, जो घर बैठ करके इजी माध्यम से पढ़ सके। थैंक यू।